Hello friends, good morning. Welcome to eFinance Study. I am Dr. Kamini Rai, and as you know that we have started a series of important terminologies related to banking, economics and finance. So this is part 3 of that series. So what is the topic of discussion today? We will discuss today only two topics, and that is CAR, capital adequacy ratio, and NDTL, that is net demand and time liabilities. These two topics are very important topic as far as banking sector are concerned, एज वेल एज दीज टू टॉपिक्स आर वेरी बिग टॉपिक. सो सिर्फ आज हम दो ही टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो प्लीज वॉच टिल एंड. सो लेट्स स्टार्ट. CAR. What is CAR? CAR stands for Capital Advocacy Ratio. It means the advocate capital that banks need to maintain. इसका मतलब बैंक को इतनी कैपिटल मेंटेन करनी होती है so that they can face the risk of loss. वो अपने लॉस को, अपने रिस्क ऑफ लॉस को मेंटेन कर सके. In simple words we can understand, to maintain such amount of capital so that banks can face the risk of NPA. मतलब बैंक को अपने पास इतनी कैपिटल मेंटेन करनी होती है जिससे कि बैंक एनपीए के रिस्क को बियर कर सके. एनपीए क्या होती है? एनपीए इज़ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एनपीए की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हो. एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट. इसका मतलब होता है बैड लोन ऑफ द बैंक्स. इट मीन्स व्हेन बैंक्स आर नॉट एबल टू रिकवर दैट लोन. जब बैंक अपने लोन को रिकवर नहीं कर पाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो बैंक उसे एनपीए डिक्लेयर कर देती है. तो बैंक का जो एनपीए है वो बैंक के लिए रिस्क है. तो एनपीए के रिस्क को कवर अप करने के लिए बैंक के पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए जिस कैपिटल से बैंक अपने रिस्क को कम कर सके. जैसे बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो बैंक अपना बिजनेस कैसे करती है? बैंक कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है. वी बीइंग द कस्टमर हम क्या करते हैं? हम बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, करंट अकाउंट ओपन कराते हैं और बैंक में हम डिपॉजिट्स देते हैं. बैंक के पास पैसे आते हैं और बैंक इस पैसे को क्या करती है? लोन के फॉर्म में आगे देती है. इसका मतलब कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उसे आगे लोन के फॉर्म में देती है. इस लोन पे बैंक को क्या मिलता है? बैंक को इंटरेस्ट रिसीव होता है ऑन द लोन, और बैंक कस्टमर डिपॉजिट पे क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है. तो कस्टमर डिपॉजिट्स पे बैंक इंटरेस्ट पे करती है और लोन पे क्या होता है? बैंक को इंटरेस्ट रिसीव होता है. तो लोन पे जो इनकम, जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो बैंक के लिए इनकम है, और कस्टमर डिपॉजिट्स पे बैंक जो इंटरेस्ट पे करती है वो बैंक के लिए क्या है? वो एक्सपेंडिचर है. अब बैंक के कस्टमर किस टाइप के होते हैं जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में पैसा? वो हाउस होल्ड्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर वो क्या होते हैं? वो बिजनेसेस हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, बैंक्स, इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, कॉरपोरेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, जो कि बैंक के पास में डिपॉजिट करते हैं इन फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, इन फॉर्म ऑफ करेंट अकाउंट या किसी और फॉर्म में. इन द सेम वे बैंक लोन किसे देती है? बैंक लोन हाउस होल्ड्स को दे सकती है, या फिर बैंक लोन दे सकती है बिजनेसेस को. मतलब कि हाउस होल्ड बीइंग एन इंडिविजुअल हम क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, किसी और टाइप का लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं. इन द सेम वे बिजनेसेस क्या होते हैं? बिजनेसमैन, कॉरपोरेट्स जो हैं वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए बैंक से लोन लेती हैं. तो इस लोन पे बैंक को इंटरेस्ट रिसीव होता है और कस्टमर डिपॉजिट्स पे बैंक इंटरेस्ट पे करती है. अब अगर ये लोन, जिनको कि बैंक ने लोन दिया है हाउस होल्ड्स को और बिजनेसेस को, वो बैंक को लोन का अमाउंट वापस नहीं करते हैं किसी भी रीज़न से, तो उस सिचुएशन में क्या होगी? बैंक को तो आगे कस्टमर डिपॉजिट के पैसे बैंक को वापस करने हैं. सो इन दैट सिचुएशन बैंक क्या होगा? बैंक लॉस की सिचुएशन या तो रिस्क की सिचुएशन में आ जाएगा. अब अगर हम कस्टमर डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो ये बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटीज़ है. लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि कस्टमर से पैसा लिया है तो एक टाइम के बाद कस्टमर को पैसे वापस भी करने हैं. जब भी कस्टमर चाहेगा उनके पैसे हमें रिटर्न करने होंगे, मतलब बैंक को रिटर्न करने होंगे. तो वो क्या हो गया? बैंक की लाइबिलिटी. लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? फॉर विच वी आर लाइबल टू पे. जिसके लिए बैंक लाइबल है कि बैंक को उसे पे करना है, वो बैंक की लाइबिलिटी हो गई. और लोन जहाँ पे बैंक ने दिया है वो बैंक की क्या है? वो बैंक की असेट्स है. क्यों है असेट्स? क्योंकि हमने लोन दिया है, हम जब चाहेंगे तो लोन की रिकवरी कर लेंगे. मतलब बैंक जब चाहेगी लोन की रिकवरी कर लेगी, इसलिए उसे बैंक क्या कहती है? असेट. असेट से इनकम जनरेट होती है और लाइबिलिटी पे हमें क्या करना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है. अब आप ये सोचो कि अगर ये हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस अगर बैंक को पैसा नहीं देते हैं लोन का अमाउंट, तो फिर बैंक अपनी लाइबिलिटीज़ को कैसे पूरा करेगी? मतलब कस्टमर डिपॉजिट का पैसा कहाँ से वापस करेगी? सो कस्टमर
डिपॉजिट के पैसे को वापस करने के लिए ही बैंक को अपने पास इतनी कैपिटल मेंटेन करनी होती है सो दैट बैंक एनपीए के लॉस को बियर कर सके। अब सपोज फॉर एग्जांपल बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो 5% कर रही है, हमेशा सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो फॉर एग्जांपल वो 5% है। और बैंक जो लोन पे इंटरेस्ट रिसीव कर रही है दैट इज 7%। तो जो हमेशा लोन पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, सपोज फॉर एग्जांपल दैट इज 7%। तो जो 5% और 7% का डिफरेंस है दैट इज 2%। दिस 2% इज नोन एज स्प्रेड। और ये स्प्रेड जितना ज़्यादा होगा बैंक के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि बैंक की उतनी ज़्यादा इनकम होगी। ये बैंक की एक्चुअल इनकम है। ये बैंक की एक्चुअल इनकम कैसे है कि बैंक ने 7% का इंटरेस्ट रिसीव किया, जिसमें से 5% का इंटरेस्ट पे कर दिया, उसे हमने माइनस किया, तो 2% ये बैंक की एक्चुअल इनकम है। तो ये गैप जितना ज़्यादा होता है बैंक के लिए उतना अच्छा होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि हम CAR की बात कहाँ से करने लगे, CAR को हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो CAR इज़ द प्रपोर्शन ऑफ लोन दैट मस्ट बी केप्ट इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। मतलब लोन का, बैंक ने जो लोन दिया उस लोन का इतना प्रपोर्शन जो बैंक को कैपिटल के फॉर्म में रखना होता है सो दैट वो अपने कस्टमर के डिपॉजिट्स को वापस कर पाए। तो CAR हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम बेसल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं? बेसल नॉर्म्स एक्चुअली, बेसल एक कमेटी है जो कि बैंक्स के लिए नॉर्म्स बनाती है। अब बैंक्स के लिए जब नॉर्म्स बनाती है तो फिर बैंक को स्ट्रेथन करने के लिए, बैंक्स की लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए, उनकी कैपिटल मेंटेन करने के लिए ये नॉर्म्स बनाते हैं जो कि बैंक को फॉलो करने होते हैं। बेसल नॉर्म्स पे मैंने डिटेल एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, एक बार वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि बेसल नॉर्म्स होते क्या हैं। सो बेसल नॉर्म्स के हिसाब से बैंक को अराउंड 8% तक की कैपिटल मेंटेन करनी होती है टू बियर द रिस्क। लेकिन बैंक्स इंडिया की अगर हम बात करें तो 9% या उससे ज़्यादा की कैपिटल मेंटेन करते हैं रिस्क को बियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे NPAs के चांसेस ज़्यादा हैं। इवन अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारे पब्लिक सेक्टर की NPA जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, जो बैड लोन है, वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर। तो बैंक, तो इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में जनरली बैंक्स ज़्यादा कैपिटल मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम CAR की बात करते हैं कि CAR कैलकुलेट कैसे होता है, तो CAR कैलकुलेट करने के लिए टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स, टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स। तो रिस्क वेटेड असेट्स मतलब असेट्स जितने भी हमारे पास जो लोन है उसको हम वेट देते हैं, वेट बैंक्स अपने अकॉर्डिंग देती है और उसे टोटल कैपिटल से डिवाइड कर देती है। टोटल कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल प्लस Tier 3 कैपिटल। अब ये Tier 1 2 3 क्या है? जब आप बेसल नॉर्म्स वाला वीडियो देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि Tier 1 2 3 ये डिफरेंट बेसल नॉर्म्स के अंडर आते हैं, जिसमें हमें कैपिटल मेंटेन करनी होती है। Tier 1 कैपिटल में बैंक्स क्या करती हैं, वो लाइक जैसे SLR हो गया, मतलब SLR इज स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो, या फिर CER हो गया, कैपिटल इक्विटी रेशो, इसे मेंटेन करती है। SLR हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो बैंक किस फॉर्म में मेंटेन करती है? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड के फॉर्म में मेंटेन करती है। इन द सेम वे CER मतलब कि कैपिटल इक्विटी रेशो, बैंक के पास इतनी इक्विटी शेयर्स होनी चाहिए कि जब भी बैंक को पैसे की ज़रूरत हो तो बैंक अपने इक्विटी शेयर्स को बेच करके वहाँ से पैसा अरेंज कर सकती है। तो Tier 1 कैपिटल में बैंक के पास इतनी कैपिटल होती है कि बैंक उससे अपने रिस्क को कवर अप कर लेती है। लेकिन अगर Tier 1 में इतनी कैपिटल नहीं है तो फिर बैंक क्या करती है? Tier 2 पे जाती है। लेकिन Tier 2 को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री कैपिटल। बहुत ही रेयर केस में बैंक Tier 2 की कैपिटल पे जाती है, बिकॉज Tier 2 जो है वो बहुत ही सेफ कैपिटल होती है, बैंक की बहुत ही पर्सनल कैपिटल होती है। और बैंक ने अगर Tier 2 की कैपिटल को टच किया, इसका मतलब बैंक के बैंकरप्सी होने के चांसेस क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए बैंक जो है Tier 1 से ही ट्राई करती है कि Tier 1 की कैपिटल से ही बैंक के सारे डिपॉजिट्स, मतलब सारे जो लॉस हैं वो कवर अप हो पाए। Tier 2 के कैपिटल को बहुत रेयरली बैंक टच करती है। Tier 2 के कैपिटल में क्या आते हैं? बैंक के जितने भी लॉस रिजर्व्स हैं, ये बैंक लॉस को बियर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिजर्व्स बना के रखती है। जितने भी प्रोविजंस हैं जो बैंक अपने इमरजेंसीज को मीट आउट करने के लिए, अपने कुछ टाइप के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए जो प्रोविजंस बनाती है वो बैंक प्रोविजंस होते हैं। और जितने भी अनडिस्क्लोज रिजर्व हैं जो कि सीक्रेट रिजर्व बैंक ने बना रखे हैं काइंड ऑफ, जो कि बैंक ने अपनी इमरजेंसी के लिए अपने पास रखे हुए हैं, वो सब के सब हमारे Tier 2 कैपिटल में आते हैं। तो Tier 2 को बैंक्स बहुत रेयरली टच करती हैं। अगर Tier 2 की कैपिटल से भी बैंक के लॉस कवर अप नहीं होते हैं तो फिर बैंक Tier 3 की कैपिटल पे आती है। और Tier 3 की कैपिटल पे आने का मतलब ये है कि बैंक लगभग शट डाउन होने की सिचुएशन में आ चुकी है, बिल्कुल वाइंड अप होने की सिचुएशन में आ चुकी है। तो Tier 3 की कैपिटल में
जितने भी शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट लोन्स होते हैं वो सारे के सारे टीयर 3 की कैपिटल में आते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ने किसी को लोन दे रखा है वो सारे टीयर 3 की कैपिटल में आते हैं। तो टीयर 1 2 3 की कैपिटल को हम टोटल करेंगे, हमारा टोटल कैपिटल हो गया, उसे हम डिवाइड कर देंगे रिस्क वेटेड असेट से। रिस्क वेटेड असेट का मतलब बैंक लोन कहाँ कहाँ देती है? बैंक गवर्नमेंट को लोन दे सकती है, गवर्नमेंट का लोन हाईली सेफ लोन माना जाता है। बैंक इंडस्ट्रीज को लोन दे सकती है, बैंक लोन टू रिस्की रिस्की बिजनेस को लोन दे सकती है। तो गवर्नमेंट लोन की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट लोन बहुत ही सेफ लोन होता है, मतलब कि गवर्नमेंट लोन में रिस्क फैक्टर कम होता है क्योंकि गवर्नमेंट अपने लोन का अमाउंट तो एनी हाउ वापस कर ही देती है बैंक्स को। इंडस्ट्री लोन की हम बात करते हैं, जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं, नॉर्मल इंडस्ट्रीज हैं, उसमें रिस्क फैक्टर होता है लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन अगर हम रिस्की बिजनेस की बात करें तो रिस्की बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क एसोसिएटेड होता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अब हम रिस्क वेटेड असेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हमने बैंक लोन जो है वो 100 रुपीज़ का दे रखा है, ऐसे ही बैंक ने इंडस्ट्री लोन जो है 100 रुपीज़ का दे रखा है, और ऐसे ही बैंक ने जो रिस्की बिजनेसेस हैं उस पर 100 रुपीज़ का लोन दे रखा है। अब इस लोन को हम क्या करते हैं, वेटेड रिस्क से मल्टीप्लाई करते हैं। वेटेड रिस्क का क्या मतलब है? वो बैंक्स अपने हिसाब से रिस्क के अकॉर्डिंग लोन को वेट देती हैं। जैसे गवर्नमेंट लोन की अगर हम बात करते हैं तो ज़ीरो रिस्क होता है, कोई रिस्क इसमें नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट लोन का अमाउंट वापस कर ही देती है। इंडस्ट्री लोन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रिस्क होते हैं। अब जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल बैंक ने जो वेट लिया वो 2 का वेट लिया, और अगर हम रिस्की बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। बैंक ने सपोज फॉर एग्जांपल उसको 4 का वेट लिया, तो अब बैंक क्या करेगी, वो इस अमाउंट को मतलब लोन के अमाउंट को बैंक क्या करेगी, वेट से मल्टीप्लाई करेगी। तो अगर हम गवर्नमेंट लोन की बात करते हैं तो 100 ही हुआ क्योंकि ज़ीरो रिस्क है। इंडस्ट्री लोन में 100 × 2 और रिस्की लोन में 100 × 4, और इन सब का हम टोटल कर देंगे तो हमारा रिस्क वेटेड असेट्स आ जाएगा। और टीयर 1 2 3 की कैपिटल को टोटल करेंगे तो हमारी टोटल कैपिटल आ जाएगी, और इस तरीके से हम CAR कैलकुलेट कर लेंगे। और CAR कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट बैंक अपने NPA के रिस्क को मेंटेन कर सके। अब हम आते हैं NDTL पे। NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ को हम क्यों हम इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या ज़रूरत होती है इसकी? तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है टू कैलकुलेट CRR एंड SLR। CRR SLR ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो एंड SLR मीन्स स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो को मेंटेन करने के लिए हमें NDTL कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि NDTL के ही प्रपोर्शन में ये दोनों रेशो मेंटेन होते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ये हमने प्रोसेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बैंक अपना बिजनेस कैसे करती है। वो कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और आगे लोन के फॉर्म में देती है, लोन से उसे इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम रिसीव होती है और कस्टमर डिपॉजिट पे उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। कस्टमर डिपॉजिट्स बैंक की लाइबिलिटी होती हैं और जो लोन बैंक ने दिया है वो बैंक की असेट्स होती हैं। अगर हम अब लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि हमें नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करना, मतलब पूरा फोकस हमें सिर्फ लाइबिलिटी साइड पे देना, हम असेट साइड को नहीं देखेंगे अभी। बैंक ने जो लाइबिलिटीज़ को दे रखे हैं, लाइबिलिटीज़ कितने तरीके की हो सकती हैं, वो डिमांड लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं और वो टाइम लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। डिमांड लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है? डिमांड लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है ऑन डिमांड, मतलब जब भी कस्टमर चाहेगा, कस्टमर को ऑन डिमांड बैंक्स को रीपे करना होगा। जैसे हमने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराया, अब हमें जब भी पैसे की ज़रूरत होती है हम ATM पे जाते हैं, हम डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं और हम क्या करते हैं, पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। इसका मतलब बैंक के पास हमेशा इतना पैसा मेंटेन होना चाहिए कि बैंक अपने कस्टमर्स को उनकी सेविंग अकाउंट का पैसा दे सके। इन द सेम वे करेंट अकाउंट है, बैंक्स की कंपनीज की करेंट अकाउंट ओपन हुआ है, जब भी कंपनीज को रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक कंपनी क्या करती है, बैंक से अपना पैसा ले लेती है। टाइम लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब पहले से टाइम मतलब मेच्योरिटी पीरियड फिक्स हो। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे हम फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं, उसमें क्या होती है, मेच्योरिटी पीरियड फिक्स होती है। इसका मतलब बैंक को पहले से पता होता है कि आफ्टर दिस टाइम पीरियड कस्टमर अपना पैसा लेने आएगा और हमें कस्टमर को उसका पैसा वापस करना है। तो बैंक क्या करती है, अकॉर्डिंगली अपने पास कैश मेंटेन करती है। इसके अलावा बैंक क्या करती है, बैंक डिपॉजिट विथ अदर बैंक मीन्स बैंक के पास अगर कुछ सरप्लस अमाउंट है तो बैंक उसे क्या करती है, दूसरे बैंक में डिपॉजिट करती है। जैसे हमारे पास सरप्लस अमाउंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम बैंक पे अकाउंट ओपन कराते हैं और हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इन द सेम वे बैंक के पास अगर कुछ सरप्लस अमाउंट है तो बैंक क्या करती है, उसे दूसरे बैंक में डिपॉजिट करती है, RBI में डिपॉजिट करती है, मार्केट से कमर्शियल पेपर ले लेती है, कहीं पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेती है।
तो उस पे बैंक को इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो इसका मतलब ये काइंड ऑफ बैंक की इनकम है जो बैंक अदर डिपॉजिट्स के फॉर्म में रिसीव करती है। अब हम एनडीटीएल कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनडीटीएल इज इक्वल टू डिमांड लाइबिलिटीज प्लस टाइम लाइबिलिटीज प्लस अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज माइनस डिपॉजिट्स इन अदर बैंक्स। क्योंकि डिपॉजिट्स इन अदर बैंक्स बैंक के लिए इनकम होती है, काइंड ऑफ बैंक का अमाउंट है जो बैंक ने दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। अब हम आते हैं डिमांड लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है। डिमांड लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है ऑन डिमांड। जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो फिर बैंक को उनके अमाउंट को, उनके डिपॉजिट्स को बैंक को वापस करना पड़ेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल डिमांड ड्राफ्ट, जब हम बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, जब भी डिमांड ड्राफ्ट को हम बैंक में दूसरे बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो फिर बैंक की लाइबिलिटी बनती है कि वो डिमांड ड्राफ्ट का अमाउंट वापस करे। इन द सेम वे सेविंग अकाउंट, हमने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराई है, हमें जब भी ज़रूरत होती है हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर बैंक को इतना अमाउंट मेंटेन करना होता है सेविंग अकाउंट में। एंड इन द सेम वे करंट डिपॉजिट से वो बिजनेसमैन, करंट अकाउंट ज़्यादातर कौन ओपन कराता है? वो बिजनेसमैन ओपन कराते हैं। तो बिजनेसेस का करंट अकाउंट ओपन होता है बैंक में, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, इन दी सेम वे करंट अकाउंट होता है। तो जब भी बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत होती है वो अपने करंट अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब के सब डिमांड लाइबिलिटीज़ हो गए। टाइम लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जहाँ पे मेच्योरिटी पीरियड फिक्स हो। जैसे फिक्स डिपॉजिट के केस में क्या होता है कि 6 मंथ्स की, 7 मंथ्स की, 1 ईयर की, 5 ईयर की फिक्स डिपॉजिट्स होती है। तो फिर बैंक को पता होता है कि आफ्टर दिस टाइम पीरियड हमें कस्टमर का पैसा उन्हें रिटर्न करना है, तो बैंक अकॉर्डिंगली कैपिटल मेंटेन करती है। हालांकि फिक्स डिपॉजिट्स को और आरडी दैट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट्स को हम समय से पहले, मेच्योरिटी से पहले भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में कस्टमर को उतना बेनिफिट नहीं होता है जितना मेच्योरिटी के बाद होता है। लेकिन अगर समय से पहले हमने उसे विड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब वो हमारा डिमांड लाइबिलिटी, मतलब बैंक्स के लिए डिमांड लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। इन द सेम वे गोल्ड डिपॉजिट से, अगर हमने गोल्ड डिपॉजिट कर रखा है या पेपर गोल्ड ले रखा है, इन दैट सिचुएशन भी वो हमारी क्या होती है? टाइम लाइबिलिटीज़ होती है। इसके अलावा कुछ अदर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे बिल्स पेबल। बैंक ने किसी को अपना बिल्स पेबल दे रखा है, मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए बीपी दे रखी है, उन सिचुएशन में क्या होता है? बैंक्स को बिल्स पेबल का अमाउंट वापस करना होता है। बिल्स पेबल इज़ लाइक शॉर्ट टर्म लोन ऑफ द बैंक, बैंक की ये शॉर्ट टर्म लोन होती है। सेम ऐसे ही अनपेड डिविडेंड। डिविडेंड का क्या मतलब होता है? डिविडेंड का मतलब होता है जो शेयर्स पे डिविडेंड बैंक पे करती है, मतलब शेयर्स पे जो अपने प्रॉफिट का प्रपोर्शन पे करती है। अगर इन केस कस्टमर्स जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिविडेंड लेने नहीं आते हैं, या फिर बैंक डिविडेंड अभी तक नहीं पे कर पाई है शेयर्स पे, तो वो अनपेड डिविडेंड भी बैंक की लायबिलिटी है कि उन शेयर्स पे बैंक को डिविडेंड का पेमेंट करना ही करना है। आफ्टर दैट इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब बैंक को इंटरेस्ट देना था, बैंक ने इंटरेस्ट नहीं दिया है डिपॉजिट्स पे, तो वो इंटरेस्ट अक्रूड भी बैंक की लायबिलिटी है, मतलब इंटरेस्ट तो देना ही देना है बैंक को। एंड अदर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का किसी और बैंक में अकाउंट है जहां से बैंक ने कुछ ओवरड्राफ्ट कर रखा है, उस सिचुएशन में भी वो बैंक की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बनेगी। अब इसमें से हम डिपॉजिट्स विद अदर बैंक माइनस कर देंगे। इसका मतलब जो हमने किसी और बैंक, मतलब बैंक ने किसी और बैंक में डिपॉजिट कर रखा है अपना सरप्लस अमाउंट, जहाँ से बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो जितने भी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं बैंक के, जो कि बैंक ने दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, आरबीआई में डिपॉजिट कर रखा है, या मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसको हम यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो हमें एनडीटीएल मिल जाएगा। एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट। सो इस तरीके से 2 कॉन्सेप्ट्स वी हैव कंप्लीटेड टुडे, दैट इज सीएआर, कैपिटल एडुकेशन रेशो, एंड एनडीटीएल. If you have any query, you can mail me at raikm53@gmail.com. If you like my video, please click the like button, and if you have not subscribed, please subscribe it. Thank you so much.